हेलो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में अभी तक हमने डीएनए और उसकी सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं। उसके बाद हम प्रोसेस पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का, जो कि सेंट्रल डोग्मा का पहला प्रोसेस है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रेट्रोवायरसेज में है, जिसमें आरएनए से वापस डीएनए भी बन जाता है। प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डीएनए से नया डीएनए बनना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपीज ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, or the process of formation of DNA from DNA is called DNA replication. DNA replication is semi-conservative, which means that after completion of replication, each DNA had one parental strand and one newly synthesized strand. ठीक है, आप DNA को इस तरह लिखेंगे 5' to 3', 3' to 5'। मैंने बताया था क्यों? क्योंकि 5' और 3' इसलिए लगाया था कि शुगर में भी कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, नाइट्रोजनस बेस में भी। तो उनको एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए शुगर के कार्बन को 1', 2', 3', 4', 5'। और किसी भी डीएनए को मैंने कहा था, जब भी डीएनए बनाएंगे तो उसकी पोलैरिटी लिखना बहुत जरूरी है। तो 5' से 3' एक स्ट्रैंड और 3' to 5' दूसरी स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होती हैं, जो हमने डबल हेलिक्स मॉडल में पढ़ा था। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पेरेंट डीएनए है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन से मान लीजिए 2 स्ट्रैंड बनती हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये कि एक स्ट्रैंड तो एक डीएनए में चली जाएगी, दूसरी वाली दूसरे डीएनए में चली जाएगी, और दोनों उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो पेरेंटल 5 से 3 वाली स्ट्रैंड तो इस डॉटर डीएनए में चली गई, 3 to 5 वाली इस डॉटर डीएनए में चली गई, नई इसने ये सिंथेसाइज कर ली, इसने ये सिंथेसाइज कर ली। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल डिवीजन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है डीएनए, तो उसका रेप्लिकेशन भी वही होगा। तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर की एक पेरेंटल डीएनए की एक स्ट्रैंड एक डॉटर डीएनए में, दूसरी स्ट्रैंड दूसरे डॉटर डीएनए में जाती है। इसका क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो हम अब पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ओके, लिखिए। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मतलब डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मेसलसन एंड स्टाल ने। ठीक है, मेसलसन एंड स्टाल इन 1958 परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब मैंने बताया है कि 2 स्ट्रैंड्स में से एक एक स्ट्रैंड एक एक डॉटर डीएनए में चली जाती है, और दोनों ही एक एक नई स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर लेते हैं। दे ग्रेव ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग NH4Cl 15 जो आइसोटोप है, in which N15 is the heavy isotope of nitrogen for many generations। ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, लेबोरेटरी में ग्रो किया। जब ई कोलाई बैक्टीरिया लेबोरेटरी में ग्रो करेगा, 1 से 2 बनाएगा, तो वो डीएनए भी 1 से 2 करेगा। और जब डीएनए 1 से 2 करेगा तो उसमें नाइट्रोजनस बेस भी डालेगा वो, क्योंकि डीएनए की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस होता है। और नाइट्रोजनस बेस जब डालेगा तो वो नाइट्रोजन यूज करेगा उस मीडियम में से। वो नाइट्रोजन हमने N15 प्रोवाइड की है हैवी आइसोटोप के तौर पर, जो वो यूज करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी जनरेशन तक जब वो ई कोलाई ग्रो करेगा तो N15 ही वहां से यूज करेगा, क्योंकि N14 या कोई और आइसोटोप अवेलेबल है ही नहीं। इसका मतलब उसके डीएनए में कुछ जनरेशन के बाद N15 नाइट्रोजन ही आ जाएगी, जो सोर्स हमने दिया हो। ठीक है, ये ध्यान रखें, ई कोलाई की एक जनरेशन में 20 मिनट लगते हैं, यानी कि 20 मिनट के बाद वो फिर से मल्टीप्लाई करता है। एज ए रिजल्ट N15 गोट इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। नया जो डीएनए बनेगा उसमें N15 ही आएगा। दिस हैवी डीएनए कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रिफिकेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। इसको CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन भी बोलते हैं।
तो हैवी वाले को, नॉर्मल डीएनए जो इकोलाई में था उससे हैवी वाले को हम अलग कैसे कर सकते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करवा दें तो हाई डेंसिटी वाला नीचे चला जाएगा, लो वाला ऊपर आ जाएगा। तो N15 वाला बॉटम में जा रहा है और लो वाला ऊपर आ जाएगा। Then they transfer the cells into a medium with normal NH4Cl, जिसमें N14 है। पहले उन्होंने ई कोलाई, ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, पहले उन्होंने ई कोलाई को कुछ जनरेशंस तक ग्रो किया जिससे कि उसकी दोनों स्ट्रैंड्स में N15 आ गया, क्योंकि वहां पर N15 प्रोवाइड किया था। अब उसी कोलाई को ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहे हैं जिसमें सिर्फ N14 है, ठीक है। Then they transferred the cells into a medium with normal N14 and took the samples at various definite time intervals as the cells multiplied. फिर वो सेल वहां पर मल्टीप्लाई करने लगी तो वहां से सैंपल लेने लगी। The extracted DNA was centrifuged and measured to get their densities. The extracted DNA from culture after one generation of transfer from N15 medium to N14 medium, that is after 20 मिनट, मैंने बताया 20 मिनट में एक जनरेशन हो जाती है, showed an intermediate hybrid density। मतलब N15 को जब जो प्योरली N15 है दोनों स्ट्रैंड्स, उसी कोलाई को जब N14 वाले मीडियम में हमने ग्रो किया तो 20 मिनट के बाद हमें ना तो N15 का मिलेगा और ना ही N14 का। क्यों? क्योंकि N15 ये तो पेरेंट स्ट्रैंड आएगी और यहां पर नई स्ट्रैंड जो बनेगी वो N14 बनेगी। दूसरे में भी एक तो N15 बनेगी, ऊपर में 14 वाली लिख देता हूं, और एक N14 और 15 बनेगी। क्यों? क्योंकि नई स्ट्रैंड 14 वाली बनी है, पुरानी स्ट्रैंड जो 15 वाली थी वो ही, ठीक है। तो किस तरह की डेंसिटी का बनेगा यहाँ पर डीएनए, ना तो लो डेंसिटी N14 का बनेगा ना हाई डेंसिटी N15 का बनेगा, जबकि एक हाइब्रिड डेंसिटी का बनेगा। कितने मिनट के बाद? 20 मिनट के बाद। समझे? अब अगला करेंगे तो एक डीएनए से यहाँ 2 हुए, 2 से यहाँ 4 होंगे, तो ये दोनों डीएनए हाइब्रिड है। तो आगे बताओ जो 4 डीएनए बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे। रेशियो आएगा 2 हाइब्रिड 40 मिनट के बाद, 2 हाइब्रिड और 2 लाइट आएंगे। क्यों? N15 तो अब नया आने से रहा, 2 ही स्ट्रैंड रहेंगी, इसको भले ही 1000 जनरेशन तक हम ग्रो करवा लें। और N14 नई स्ट्रैंड बनेगी, तो इससे 2 डीएनए बनेंगे, इससे 2 डीएनए, 4 डीएनए हो गए। तो टोटल 4 डीएनए में से 2 में तो N15 जाएगा तो 2 हाइब्रिड होंगे, और 2 में प्योरली N14 आएगा तो 2 लाइट होंगे। समझे आप? तो एक साथ बनाऊंगा मैं ये फ्लो चार्ट, यहां तक आप समझ गए। 20 मिनट तक ग्रो किया तो हाइब्रिड, 40 मिनट किया तो 2 हाइब्रिड 2 लाइट, इसी तरह ये रेशियो बदलता जाएगा। ओके, तो पहले ही लिखे आप। उस पॉइंट के बाद नेक्स्ट लिखें, द डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर 2 जनरेशंस, दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स, शोड इक्वल अमाउंट्स ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए 2:2, जो मैंने अभी बनाया था। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड बाय टेलर एंड कलीग्स इन 1958 ऑन विसिया फाबा। विसिया फाबा एक ब्रॉडबीन है, यूकैरियोटिक है। टू प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव की थी मेसलसन एंड स्टाल ने। यूकैरियोटिक सेल्स में सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव की थी टेलर एंड कलीग्स। वहां पर इकोलाई यूज किया था, यहाँ पर ब्रॉडबीन यूज किया था, ठीक है। दोनों में ही सेमी कंजर्वेटिव ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन। देखो मैंने क्या कहा था, ई कोलाई को कुछ जनरेशन तक N15 वाले मीडियम में ग्रो किया, फिर उसको N14 वाले मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, और 20 मिनट के बाद क्या देखा हमने कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। N15 वाली स्ट्रैंड एक चली गई और N14 नई स्ट्रैंड बन गई। इसका मतलब 1 से 2 डीएनए बन गए, दोनों ही हाइब्रिड है।
यहाँ पर अगर हम सेंट्रिफिकेशन करें तो क्योंकि हैवी नाइट्रोजन है तो वो बॉटम की तरफ जाएगा और एक बैंड बनेगा। यहाँ पर करें तो दो डीएनए सेम डेंसिटी के हैं तो एक ही बैंड बनेगा, लेकिन हाइब्रिड है मतलब हैवी से कम है तो थोड़ा ऊपर की तरफ बनेगा। यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी हैवी की तो ये नीचे की तरफ बनाए, ये थोड़ा लेफ्ट में ऊपर की तरफ बनेगा। 40 मिनट के बाद 2 से डीएनए हो जाएंगे 4। हाइब्रिड तो वही 2 रहना है, भले इसमें 1000 डीएनए रह जाओ, क्योंकि 15 वाला तो 2 ही स्ट्रैंड है, 2 डीएनए में जा सकती है बस। तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 2:2। 40 मिनट के बाद 2:2। ठीक है, 2 हाइब्रिड 2 लाइट। तो 2 लाइट वाले तो ऊपर बैंड बनाएंगे क्योंकि डेंसिटी कम है, और 2 हाइब्रिड वाले नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी उससे ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के बाद, सेकंड जनरेशन के बाद, थर्ड जनरेशन, इस तरह से हर 20 मिनट में इकोलाई अपने डीएनए को डबल करेगा, जिसमें हाइब्रिड का नंबर हमेशा 2 रहेगा, बचे हुए डीएनए उसके होंगे। तो अगली जनरेशन के बाद क्या होंगे, 4 से बनेंगे 8 डीएनए, जिसमें से 2 हाइब्रिड और 6 लाइट। मेसलसन स्टाइल एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर ये डायग्राम अच्छे से बनाएंगे। 15, 15, 15, 14, 14, 14, 15, 14। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए आफ्टर 80 मिनट्स। 80 मिनट के बाद कितनी जनरेशन पास होगी, 20 मिनट में एक होती है तो 4 जनरेशन हो जाएंगी। 4 जनरेशन में देखो, पहली जनरेशन के बाद 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8 और फिर 8 से 16। 16 डीएनए में से 2 तो हाइब्रिड होंगे और 14 होंगे लाइट। तो आंसर आ जाएगा 2:14। ठीक है, तो ये है मेसलसन स्टाइल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम्स और प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का। लिखिए, एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। एंजाइम्स वो प्रोटीन होते हैं जो किसी प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एंजाइम है, 3 मेन एंजाइम काम आएंगे और 1-2 एडिशनल हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज वो होते हैं जो पॉलीमराइजेशन करके एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। कैटलाइजेज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट का मतलब ये होगा कि जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगी और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी और इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी। तो ये दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट बिहेव करेंगी। टेम्पलेट वो होता है जिसको देखकर कॉपी किया जाता है। जैसे आप इस बोर्ड को देखकर कॉपी कर रहे हैं तो बोर्ड आपके लिए टेम्पलेट हो गया। तो एक डीएनए स्ट्रैंड को देखकर दूसरी डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, तो पहली वाली जो डीएनए स्ट्रैंड है जिसको देखकर बन रही है वो उसके लिए टेम्पलेट हो गई। ठीक है, तो उस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करना। जैसे ए होगा तो टी जुड़ जाएगा, जी होगा तो सी जुड़ जाएगा। इस तरह से नई स्ट्रैंड बनती जाएगी। तो वो बनाने का काम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का। हेलिकेज, इट अनवाइंड्स द डीएनए स्ट्रैंड टू फॉर्म द रेप्लिकेशन फोर्क। सबसे पहले जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उस डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करेंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर अलग करेंगे उस स्ट्रैंड को। तो अलग करने का काम किसका है, हेलिकेज। हेलिकेज को अनवाइंडेज बोलते हैं क्योंकि ये अनवाइंडिंग करता है। डीएनए लाइगेज, लाइगेज मतलब ग्लू है। 2 डीएनए जो फ्रेगमेंट है उनको चिपकाने का काम करता है लाइगेज। इट जॉइंस द डीएनए फ्रेगमेंट्स, ज्वाइन करता है उन फ्रेगमेंट्स को। सबसे पहले ओकाजाकी ने देखा था इसलिए उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। which are formed in one of the newly formed DNA strand। 2 DNA strand 2 के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, तो एक टुकड़ों में बनेगी और एक कंटिन्यूअसली बनेगी। वो मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप तीनों की फंक्शन याद रखें। ये तो पॉलीमराइजेशन में, ये डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करने में, और ये 2 डीएनए फ्रेगमेंट को चिपकाने में। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट ए यूनिक एंड फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओराई। डीएनए रेप्लिकेशन एक फिक्स जगह से स्टार्ट होता है पूरे डीएनए में, उस जगह को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ और ओराई। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन शुरू होना, इलोंगेशन नए स्ट्रैंड के लेंथ बढ़ना, और टर्मिनेशन खत्म होना। इनिशिएशन में क्या होगा, द कॉम्प्लीमेंट्री strands of DNA double helix are separated by 2 enzymes
डीएनए हेलिकेज एंड डीएनए गायरेज। मैंने कहा था सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाएगा, तो हेलिकेज और गायरेज दोनों मिलकर अनवाइंडिंग करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। The separated strands tend to rewind, therefore these are established by proteins called single strand binding protein SSBP, DNA गायरेज, DNA हेलिकेज। वो तो अनवाइंड कर रहे थे, क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन सकते हैं, तो इन स्ट्रैंड्स को पकड़ के रखना, खोलने के बाद पकड़ के रखने का काम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स करती हैं। Unwinding of DNA duplex forms a Y-shaped configuration called replication fork। ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता है, ये मैं बना के बता रहा हूं डायग्राम में, तो इसी तरह इसको कॉपी करें आप। ये पेरेंट डीएनए है जिसके रेप्लिकेशन से दो डॉटर डीएनए बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस डीएनए पर किसका एक्ट होगा, डीएनए हेलिकेज या डीएनए गायरेज का, जिससे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बीच में बने हुए ये टूटेंगे और ये वाई शेप्ड जो स्ट्रक्चर बन गई ना, इसको बोलते हैं फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क, FORK। जैसे आप किसी कपड़े को कैंची से काटते हैं तो वो जो वाई शेप बन जाते हैं ना, वो फोर्क होती है जो आगे यू मूव करता है। फोर्क का फॉर्मेशन हो गया इनके हेल्प से। फिर डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए छोटे डीएनए स्ट्रैंड्स लगाए जाते हैं पहले, फिर उन्हीं को खींच के लंबा किया जाता है नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करके, तो उन छोटे स्ट्रैंड्स को बोलते हैं प्राइमर्स, और उसके लिए एंजाइम है प्राइमेज। देखो अभी तक डीएनए हेलिकेज हो गया, डीएनए गायरेज हो गया, डीएनए प्राइमेज हो गया, और इन स्ट्रैंड्स को पकड़ के रखने के लिए SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हो गई। चार चीजें हो गई, उनका फंक्शन भी पता होना चाहिए। अब इसको ध्यान से देखें, नई स्ट्रैंड्स जो बनेंगी डीएनए आरएनए की, ये याद रखना हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनेगी, 3' to 5' नहीं बन सकती कभी भी। मैंने जब सिंथेसाइज किया तब भी आप याद करो 5 to 3 ही बनाया। ठीक है, अगर 5 to 3 बनाना है और कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी अप्लाई करना है, स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलनी चाहिए। तो ये 5' to 3' स्ट्रैंड सेपरेट हुई, तो इसके पैरेलल इस तरफ तो सिंथेसाइज हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 5' to 3' ये स्ट्रैंड है, नहीं भी 5' to 3' ही बन जाएगी, तो एंटी पैरेलल तो हुई नहीं। इसका मतलब ये स्ट्रैंड अगर 5' to 3' यूं जा रही है, तो नई स्ट्रैंड 5' to 3' यूं सिंथेसाइज होगी एंटी पैरेलल। ठीक है, यहां पर ये स्ट्रैंड 3' to 5' है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का प्राइमर यहीं लग जाएगा 5' to 3', और ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री यूं सिंथेसाइज हो जाएगी। मतलब दो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगी, दोनों ही एक इधर मूव करेगी तो एक इधर मूव करेगी। ओके, तो ये जो दो लगे हैं ये हैं प्राइमर्स। अब ये कैसे मूव करेंगे और इन स्ट्रैंड्स का नाम क्या है वो मैं इलोंगेशन स्टेप में बताऊंगा। प्राइमर्स आर शॉर्ट स्ट्रेचेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए SSDNA which bind complementarily at the replication initiation site। जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, जिसको हमने ओराई बोला था, वहां पर ये बाइंड होंगे। द डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन सर्व फॉर 2 पर्पसेस। नए नए न्यूक्लियोटाइड यहां पर ऐड होंगे जो कि डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और नए डीएनए में इनको डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में यूज किया जाएगा। ट्राइफॉस्फेट को यूज नहीं किया जा सकता, या मोनोफॉस्फेट यूज होंगे, तो ट्राई से मोनो जब बनेगा तो एनर्जी ही निकलेगी। याद करो, आपने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल पढ़ा है, तो उसमें फॉस्फेट बॉन्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी। उसी तरह यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मान लो, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की जगह ATGC कुछ भी रख सकते हैं आप। ट्राइफॉस्फेट को जब मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी यूज होगी, वो एनर्जी ये एंजाइम यूज कर लेंगे, और ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट बना, वो यहाँ पर A के सामने अगर वो T बना तो T ऐड करेंगे, G के सामने C ऐड करेंगे। ठीक है, तो दो पर्पज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ चुका है। दो पर्पज बताओ, एक तो एनर्जी और एक रॉ मेटेरियल के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद इलोंगेशन स्टेप, ये डायग्राम बनाया।
इलोंगेशन का मतलब जो नई स्ट्रैंड्स बनना स्टार्ट होंगी उनकी लेंथ का इंक्रीज होना। एंजाइम इन्वॉल्व होगा डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डायग्राम इलोंगेशन का है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है। इसमें क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड खुली तो रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, धीरे धीरे जैसे कैंची से कपड़े को काटते हैं तो रेप्लिकेशन फॉर्क आगे की तरफ बढ़ेगा। एक स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में ही चल रही है कंटिन्यूअस, उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस क्यों चल रही है? कंटिन्यूअस इसलिए चल रही है ये स्ट्रैंड क्योंकि एक ही प्राइमर लगा था यहां पर बस, और जैसे जैसे नया डीएनए खुलता जाएगा उसी एंड पर 3' एंड पर ही नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, तो इसको दूसरे प्राइमर की जरूरत नहीं है। दूसरी स्ट्रैंड देखिए आप, पहले डीएनए इतना खुला था तो यहां प्राइमर की जरूरत थी, इस तरफ आ गया सिंथेसिस होता हुआ, ये फ्रेगमेंट जुड़ गया। फिर थोड़ा डीएनए खुला, यहाँ नया प्राइमर जुड़ा, इतना सिंथेसिस फिर से हो गया। फिर थोड़ा डीएनए खुला, यहाँ नया प्राइमर जुड़ा और फिर से इतना सिंथेसिस हो गया। इसका मतलब ये स्ट्रैंड टुकड़ों में सिंथेसाइज हो गई। इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। इन फ्रेगमेंट्स को सबसे पहले ओकाजाकी ने देखा था, इसलिए बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है। Free dash OH and O primers provide site for DNA polymerase to add new deoxyribonucleotides complementary। 3' साइट ये है, यहीं पर अगर यहाँ A होगा तो T जुड़ जाएगा, G होगा तो C जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ता जाएगा और ये चेन लेंथ में बढ़ती जाएगी। यहां पर इस तरफ न्यू स्ट्रैंड इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन 5' 3' डायरेक्शन ओनली। नई स्ट्रैंड का सिंथेसिस हमेशा 5 से 3 होगा, मैंने बता दिया, ये कंपलसरी है। The synthesis of one of the strand is continuous in direction of the replication fork movement, which is called leading strand, and another strand is synthesized as fragments and called lagging strand. Hence, DNA replication is also called semi-discontinuous. Semi-conservative का मतलब समझ गए आप, semi-discontinuous का मतलब एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यू और दूसरी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये डायग्राम बनाएंगे और पॉइंट लिखें। लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा कंप्लीट। देखें, टर्मिनेशन द प्रोसेस बाय व्हिच न्यूली फॉर्म्ड डॉटर डीएनए इज सेपरेट, डीएनए पॉलीमरेज रीचेज अनदर एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज से ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपस में जुड़ गए तो दोनों ही नई जो स्ट्रैंड बनी है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस हो गई और 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये है टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर पहला प्रोसेस सेंट्रल डॉग्मा का डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। अच्छे से समझे कहां पर क्या ऐड हो रहा है और कौन से एंजाइम का क्या फंक्शन है। इलोंगेशन वाला डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।